अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार वेक्टर्स का पार्ट नंबर 2 में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि वहां पे डायरेक्शनल रेशियोज था, डायरेक्शनल कोसाइंस था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या बोलता है, लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी। लेट सपोज इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है। लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा है दे बोथ रेस्ट ऑन ए सेम प्लेन। आप समझ लीजिए कि हमने इसको एक ही पेज पे बना दिया है, दोनों वेक्टर्स जो है वो एक ही पेज पे, एक ही प्लेन पे है। फिर अगर आपको इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना होगा, या इसको क्रॉस भी बोलते हैं। क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस, पीछे वाला था हमारे पास, जो पिछला वाला था उसको बोलते हैं डॉट। क्यों? उसको डॉट आता था बीच में। तो ए क्रॉस बी जो होता है बाय डेफिनेशन, ये होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, द साइन ऑफ द थीटा, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड एन कैप। सर एन कैप क्या होता है? वहां पे तो ये कैप ऐप नहीं था। हाँ, वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने आपको बोला था जो ए डॉट बी होता है ना बेटा, वो आपके पास क्या होती थी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए वहां पे कोई ये कैप ऐप नहीं था। लेकिन चूंकि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ए क्रॉस बी है, ये आपके पास क्या बनती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब वो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? एन कैप। अब सर एन कैप की डायरेक्शन कहां से होती है? एन कैप जो होता है ना, आप समझ लीजिए ये एक यूनिट वेक्टर होता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। दोनों को, ये ए को भी और बी को भी। अब आप अपने पेपर पे ए को, ए और बी को पेपर पे बनाइए। फिर आप पेन को हवा में ऐसे रखिए, पॉइंट लेट सपोज ओ पे, यहां पे इस ये अगर पॉइंट ओ है, इसको आप हवा में ऐसे रखिए। अपने इमेजिन कीजिए आप, आपके पास घर में पेज है, उसके पास उस पर बना रहे हैं आप बी और ए, दोनों उसी पे पेन से बना रहे हैं। ये जो एन कैप होगा ना, एन कैप आगा आपका, अगर आप ओ पॉइंट पे रखोगे, वो आपका ओ पॉइंट पे अगर आप ऊपर की तरफ रखोगे, ठीक है, तो वही आपकी डायरेक्शन होगी एन कैप की। ठीक है, जो दोनों को 90 डिग्री कट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब हमारे कुछ केसेस बनेंगे जो हम इसके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे। ओके, तो हमारे पास मैंने यहां पे लिखा है ए क्रॉस बी जो है, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आप केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बनेगा? तो हमारे पास अगर लेट अस सपोज या तो ए या तो बी, या अगर दोनों के दोनों जीरो होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। अगर आपके पास होगा बेटा ए मैग्नीट्यूड, ए जो होगा, बी जो होगा, ठीक है, ये दोनों होंगे जीरो वेक्टर्स, ये दोनों जीरो वेक्टर्स होंगे। तो आपको याद रखना है, अगर ये जीरो वेक्टर्स होंगे तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, क्योंकि जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। इसका मतलब जब जीरो वेक्टर की डायरेक्शन ही नहीं होती है, इसका मतलब एन कैप भी यहां पे डिफाइंड नहीं होता है। जब यहां पे एन कैप डिफाइंड नहीं होता है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है बेटा, वो किसके बराबर आएगा? जीरो के। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। जब आपके पास ये ए और बी जीरो बनेगा, इसका मतलब मॉड ऑफ ए जीरो बनेगा, मॉड ऑफ बी, दोनों में से अगर कोई एक भी जीरो बना तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? जीरो। दूसरा केस नंबर 2, अब अगर आपके पास इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, या आपके पास थीटा बनेगा पाई, इसका मतलब आपके पास ऐसे होंगे वेक्टर्स, ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, या आपके पास कुछ ऐसा होगा, ये ए वेक्टर होगा। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। इसका एक कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? ऐसे, अगर ये ए होगा तो ये होगा आपका बी, इसको यहां पे एंगल बनेगा पाई, ऊपर बनेगा एंगल 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको पता है व्हाट इज साइन ऑफ जीरो? जीरो। व्हाट इज साइन ऑफ पाई? जीरो। तो इसका मतलब यहां पे दोनों केसेस में ए क्रॉस बी जो है ना, वो जीरो होगा। इसका मतलब याद रखना है, अगर आपको ये देखना है कि दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं, सो हम कह सकते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, टू वेक्टर्स are said to be collinear
कब होते हैं वो कोलिनियर? इफ ए क्रॉस बी जो है बेटा इट्स इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है, लेट सपोज सबसे पहले हम देखेंगे चलो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो होता है वो प्रोजेक्शन हमें बता देता है। अब अगर होगा, लेट सपोज हमारे पास बेटा ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास एन कैप है, ठीक है। मान लेते हैं अब हमारे पास ये हमारे पास अब हमें देखना है ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं वो किसके बराबर, वो क्या देता है हमें एक्चुअली। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे इसको ओ लिखूं, लेट सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, वो कुछ इस तरह आएगा। तो इसको रखते हैं सी, ये हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। सो ओ ए बी सी इज योर पैरेललोग्राम, इट इज योर पैरेललोग्राम। अगर हमने इसको बेटा पैरेललोग्राम कंसिडर किया तो ये जो ए क्रॉस बी होता है ना, इट विल बी योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक्चुअली इट विल बी ऑफ ए एरिया ऑफ ए। सो इसका मतलब ये जो आपके पास ए क्रॉस बी होता है यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट डज इट ज्योमेट्रिकली सिग्निफाई? ये आपके पास ये हो सकता है एमसीक्यू सीधे बने, ये आपके पास किसका एरिया निकाल कर देता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकाल कर देता है। क्लियर है बेटा? ये किसका एरिया निकाल कर देगा? आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा? ओके। अब इसके बाद दूसरा चीज, यही अब डायग्राम सेम रखते हैं तो इसका मतलब आपको याद रखना है ये आपके पास क्या देता है? पैरेललोग्राम। देखिए अब अगर आपके पास ए क्रॉस बी होगा और बी क्रॉस ए, तब क्या डायरेक्शन होगी? देखिए अब इसको मैं नेक्स्ट पे बताऊंगा। डायरेक्शन ऑफ, ये सारा अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आपको ए क्रॉस, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होगा, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं? ये डिफरेंट है। देखो कैसे। सबसे पहले मैं बताऊंगा ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास, लेट सपोज ये ए है, लेट सपोज ये बी है, ठीक है। और मान लेते हैं हमने इसको कंप्लीट किया इसको, ठीक है। यानी लेट सपोज ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे ही था ना। मान लेते हैं ये हमारे पास ये एन कैप है, ये डायरेक्शन दिखा देता है। अब आपको क्या करना है बेटा? देखो ये आपके पास माइनस एन कैप है, ये क्या है? यानी अगर ऊपर से एन कैप हो गया उसके अगेंस्ट जो अपोजिट वाली डायरेक्शन उसको हम माइनस से दिखाते हैं, आपको पता है। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, जब आप निकालोगे ना ए क्रॉस बी, ठीक है, क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी। देखो इसको कैसे करना है, आप इमेजिन करो आप ए को बी की तरफ ले रहे हो, इस एक पॉइंट को बी की तरफ ले रहे हो। अब उसको अपने जो मतलब फिंगर्स होते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स, आप इस ये जो एरो मैंने बनाया ए टू बी, इसको अपनी जो ये फिंगर्स होती है उनको, जो अपनी कर्ल फिंगर्स होते हैं, कर्ल फिंगर्स ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कर्ल ऑफ फिंगर क्या होता है। अगर हमारे पास लेट सपोज ये हाथ है, ये जो ये वाला होता है, ये वाला पोर्शन, ये हाथ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। मान लेते हैं ये अब हाथ हमारे पास मैंने बना दिया, तो ये जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कर्ल, ये वाला। ये कर्ल, इसको थोड़ा टिल्ट करो, थोड़ा इसको ऐसे टेढ़ा करो, इस कर्ल को ऐसे बनेगा ये, ठीक है। थोड़ा हाथ करते ना ऐसे, थोड़ा कर्ल करते करते हाथ को, वैसा ही करो आप। इस कर्ल को आप मुझे बताइए, आप इसको ए टू बी डायरेक्शन में रखिए, ए टू बी। आपका जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में आ जाएगा? आपको थंब आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो आपके पास वो बनेगा ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या बनेगी? एन कैप। अगर आप बी क्रॉस ए निकालना चाहोगे ना, पता है क्या करना है? अब आपको बी से ए आना है, अब आपको ए से बी नहीं आना है, अब आपको बी से ए आना है। यानी अब आपको कर्ल उल्टी पकड़नी होगी। अगर आप देखोगे उसकी डायरेक्शन नीचे से आएगी, जो आपके पास थंब होगा वो आपके पास नीचे होगा। दैट मींस जो आपके पास ए क्रॉस बी होगा और जो आपके पास बी क्रॉस होगा, ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है? डिफरेंट आ रही है। अब चलते हैं हम आगे, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इसको वाइंड अप कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बोली, क्या बोली? इट्स नॉट कम्यूटेटिव।
सो वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इट्स नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। नंबर 2, अगर हमारे पास लेमडा एक स्केलर है, अगर इसको आप करेंगे लेमडा इंटू ए क्रॉस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा लेमडा ए क्रॉस बी वेक्टर, या ये आ जाएगा बराबर ए वेक्टर क्रॉस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। इस लेमडा को आप जहां पे रखना चाहोगे वहां पे रख सकते हो। लेमडा क्या है आपके पास? लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तीसरा आपके पास ऐसा भी हो सकता है, लेट सपोज आपके पास अब दो स्केलर क्वांटिटीज है। लेट सपोज लेमडा ए को क्रॉस कर रहे हो आप म्यू बी के साथ। सर ये म्यू क्या है? लेट सपोज आप कंफ्यूज में नहीं होना, मैं यहां पे कुछ और क्वांटिटीज लेता हूं। लेट सपोज K1 ए को क्रॉस कर रहे हैं K2 बी के साथ, तो याद रखना है बेटा, ये आ जाएगा आपका बराबर, आपको याद रखना है, ये आ जाएगा K1 K2 ए क्रॉस बी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं ऐसे, K1 बाहर लिखेंगे, अंदर लिखोगे आप A क्रॉस K2 बी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको K2 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा K1 A क्रॉस बी। ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। अब एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन सिमिलर है जैसे स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी। क्या इसके दो पार्ट्स है? जैसे अगर आपको होगा A क्रॉस B प्लस C, तो वो होता है आपके पास बेटा बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, नंबर 1। नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास B प्लस C क्रॉस A। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा बराबर B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। और ये बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता है। एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप करोगे A क्रॉस B माइनस C, तो ये आ जाएगा आपका A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। यह आपकी पांचवी प्रॉपर्टी बनेगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है जो नॉन जीरो है, ठीक है, जो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, तो उसको अगर आप करोगे, उन दे विल बी पैरेलल फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, लेट्स सपोज A एंड B वेक्टर। सो A एंड B वेक्टर आर पैरेलल। ये कब पैरेलल होंगे? पैरेलल ये तब होंगे जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। इफ A क्रॉस B, ये मैंने इससे पहले भी पढ़ाया, इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब लास्ट वाला इसका आ जाएगा, अगर हमारे पास होगा, लेट सपोज, सर एक और प्रॉपर्टी आप बताइए, लेट सपोज अगर आपके पास होगा I क्रॉस I, ये किसके बराबर आ जाएगा? लेट सपोज अगर होगा J क्रॉस J, ये किसके बराबर आएगा? लेट सपोज अगर होगा K क्रॉस K, ये किसके? देखिए I और I कैप में इसमें एंगल क्या बनेगा? 0, और साइन 0 क्या बनता है? 0। इसका मतलब ये सीधे से आपको होता है ना, पता है आपको A क्रॉस B किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा एन कैप। चलो अभी एन कैप को भूल लेते हैं, मगर साइन ऑफ, जब मैं आई कैप और आई कैप लूंगा, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो एंगल क्या आएगा? 0। साइन ऑफ 0 क्या बनता है? 0। इसका मतलब ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अगर होगा हमारे पास I क्रॉस J, सर ये किसके बराबर होगा? अगर होगा हमारे पास J क्रॉस K, सर ये किसके बराबर होगा? ठीक है, अगर हमारे पास होगा K क्रॉस I, ये किसके बराबर होगा? और अगर हमारे पास होगा J क्रॉस I, तो ये सर किसके बराबर होगा? और अगर हमारे पास होगा K क्रॉस J,
तो ये किसके बराबर होगा, और अगर हमारे पास होगा I क्रॉस K तो ये किसके बराबर होगा। इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लेट सपोज I लिखूंगा, यहां पे मेरा J होगा, यहां पे मेरा K होगा, ठीक है। अब मैं I to J एरो लगाऊंगा, J to K एरो लगाऊंगा, K to A एरो लगाऊंगा, यानी क्लॉक जहां से क्लॉक चलती है उससे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन लोगे, यहां पे इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, I क्रॉस J, देखो I क्रॉस J यानी I से आपको J जाना है, आप कहां पहुंच जाओगे, K तक पहुंच जाओगे, तो मगर K आ जाएगा। अब J से K तक जा सकते हो, हाँ J से बेटा K तक आप जा सकते हो क्योंकि एरो है ना, वहीं से आप कहां पहुंच जाओगे, I तक, तो I तक पहुंच जाओगे। K से I जा सकते हो, हाँ एरो तो वहीं से है, तो कहां पहुंच जाओगे, J तक। ये इसकी ट्रिक है टू रिमेंबर। अब आ जाओ J क्रॉस I, सर J क्रॉस I तो एरो है ही नहीं, वो तो उल्टा है, हम कहां जा सकते हैं। लेकिन आप देखो J क्रॉस I के बाद क्या आ जाता है, K, तो यहां पे साइन बनेगी माइनस, क्योंकि हम नहीं जा सकते थे यहां, ठीक है। इसी तरह K क्रॉस J हम यहां नहीं जा सकते थे, इसलिए एरो यहां पे है ना अपोजिट, तो यहां पे आएगा माइनस I क्रॉस के को उल्टा एरो है, ठीक है। हमको यहां से जाना है लेकिन एरो है नीचे से, लेकिन बचा कौन, बचा J, तो इसको आएगा माइनस J कैप। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। अब लास्ट वाला चीज, अब अगर होगा वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए वेक्टर है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। लेट सपोज बी वेक्टर है बेटा बराबर लेट सपोज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो अगर आपको A क्रॉस B निकालना होगा तो इसके लिए आप क्या करोगे काम, आप यहां पे लिखोगे I, यहां पे J, यहां पे K, ये डिटरमिनेंट है एक्चुअली, ठीक है। ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। यहां पे A1, फिर यहां पे A2 कोफिशिएंट्स, A3, फिर B के कोफिशिएंट्स, तो B1, B2 और B3। तो इसका डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। सर अब कोई पूछेगा सर वो कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके रिगार्डिंग वो हम इंशाल्लाह एमसीक्यू सेशन में कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस इसके पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं सारे के एटलीस्ट मैं 100 क्वेश्चंस इस पे सॉल्व वेक्टर्स पे करूंगा। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दूंगा, इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो ए वेक्टर है लेट सपोज आपके पास बराबर I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। लेट सपोज बी वेक्टर है आपके पास बेटा बराबर -2I कैप प्लस 3J कैप, ठीक है, माइनस K कैप। आपको क्या करना है, आपको A क्रॉस B निकालना है। मैंने आपको बोला A क्रॉस B किसके बराबर आएगा, यहां पे I लिखो, यहां पे J लिखो, यहां पे K लिखो, ठीक है। अब देखो बेटा आपको क्या करना है काम, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। A के वो क्या आएगा 1, यहां पे J के साथ क्या है -1, फिर क्या है +1, यहां पे क्या है -2, फिर है 3, फिर है -1। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। मैं इसको एक्सपैंड करूंगा अलोंग R1, इसको बोलते हैं रोज। दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, दिस इज माई रो 3। ये आपका बेटा ये जो आपके पास ये है, दिस इज माई कॉलम 1 एंड दिस इज माई कॉलम 2 एंड दिस इज माई कॉलम 3। ओके, सो मैं क्या काम करूंगा, सो आई विल डू वन थिंग, मैं इसको बेटा एक्सपैंड करूंगा। इसको तरीका मैं समझाऊंगा जब मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा। सो एक्सपैंडिंग अलोंग लेट सपोज R1 कॉमा वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। तो हमको मिलेगा इज इक्वल टू I। सबसे पहले हम I को, हमको R1 लेना है ना, इसका मतलब हमको इसको लेना है, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर नाउ। तो हम कुछ और कलर लेते हैं। सो चलिए बेटा अब हमें ये वाला लेना है, ये वाला रो नंबर 1 लेना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप किसको पकड़ोगे, I कैप को पकड़ोगे। चलो पकड़ो, वहां पे आप I कैप के साथ जो रो आता है ना ये वाला आ जाएगा, इसको खत्म करो, फिनिश करो, यानी इसको नेग्लेक्ट कीजिए
और इसको जो इसके साथ कॉलम आ रहा है इसको भी नेग्लेक्ट कीजिए। वहां पे बचता क्या है, बचता है -1 1, ये बचेगा ना, -1 1 3 और -1। फिर जे की साइन होती है माइनस, तो माइनस जे कैप, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में। अब इसके बाद क्या बोलता है, आपको क्या करना है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करूंगा काम, मुझे एक्चुअली ये जरूरत है ना, तो यहाँ पे इसको जब मैं आई कैप लिखूंगा ये बनेगा -1 1 3 एंड -1। अब यहाँ पे माइनस जे कैप लिखना है। फिर अब आप जब जे कैप को लिखोगे, एक तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 1 -2 -1, तो 1 1 -2 -1 प्लस के कैप। अब के कैप को लो, ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 -1 -2 एंड 3। तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया टू 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। इससे पहले 3 क्रॉस 3 था, यानी 3 रोज थे 3 कॉलम्स थे, अब बने 2 कॉलम्स और 2 रोज। ये तो आसान है, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम इसको यहां पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास, अब इसको हम क्या कर लेते हैं काम, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। ओके, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो ये आपके पास, ओके, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे थे ना हम। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करना है, देखिए बेटा आराम से देखना, ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए हमको इस -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ये क्या बनेगा, -1 इंटू -1, मैं आराम से दिखा रहा हूं। फिर माइनस कीजिए 3 इंटू 1, क्लियर है। फिर आ जाओ माइनस जे कैप के पे, ठीक है। जे कैप की क्या करोगे, 1 इंटू -1 माइनस करोगे 1 इंटू -2, ठीक है। आपको ऐसे करना है, 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1। फिर प्लस के कैप, तो क्या आ जाएगा के कैप, 3 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू -1। तो कीजिए इसको सॉल्व, यही इसका आंसर होगा, ये आपका A क्रॉस B होगा। तो कीजिए बेटा सॉल्व, ये क्या बनेगा, -1 इंटू -1 बनेगा 1, -3 इंटू 1 बनेगा 3, माइनस जे कैप, 1 इंटू -1 बनेगा -1, माइनस ऑफ माइनस बनेगा +2, तो ये बनेगा प्लस के टाइम्स 3 इंटू 1 बनेगा 3, माइनस माइनस बनेगा प्लस, प्लस माइनस बनेगा -2। तो इसका आंसर आ जाएगा A क्रॉस B विल बी इक्वल टू -2 आई कैप, उसके बाद 2 - 1 = 1, तो -j कैप प्लस k कैप। तो ये आपका A क्रॉस B बन जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपके पास लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल, दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं। सो दिस विल बी एग्जांपल नंबर 2। आपके पास बेटा A है बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप, और B वेक्टर है आपके पास बराबर 2i कैप माइनस 7k कैप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए A क्रॉस B किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। बस वेक्टर के बारे में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे, आपको इसके बगैर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। बस इतने कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पढ़ लिए तो इतना काफी है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ER मोमिन मजीद, आपको पता ही होगा वहां पे मैंने 1000 MCQs स्टार्ट किए हैं। हमने 400 MCQs ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, वो मेरी YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरी चैनल को। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको ये सारा जितना भी मैंने लिखा, ये नोट्स मैं आपको दे सकता हूं ये मैथमेटिक्स के। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा हमारा, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अब जो मैं बेस बनाऊंगा ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, वो बनेगा आपका, देखो मैं पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा जो जो हमारे पास है ना प्रोबेबिलिटी, तो तीसरा
प्रोबेबिलिटी की जो बेस होती है ना, वो होती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आया, प्रोबेबिलिटी समझ आ गया। और प्रोबेबिलिटी अगर समझ आ गया, हमको एक तीर से दो शिकार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी प्रोबेबिलिटी है और मैथमेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है। और इसको हो सकता है इसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनॉमियल थ्योरम अलग है, प्रोबेबिलिटी अलग है। तो इसको लेकिन हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप बने रहे वीडियोस, जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।